हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग हमारी जो क्लास 12 इकोनॉमिक्स है, इसमें जो हमारी बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग, उसका फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें नेशनल इनकम अकाउंटिंग की, तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर चैप्टर है जिससे आप नाम सुन के ही घबरा जाते हो पहले से ही, पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो आई कैन अश्योर यू कि ये वीडियो देखने के बाद में और इसके आगे जो और भी वीडियोस आ रहे हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ये अगर आप सारे अच्छे से देख लोगे तो आप लोगों को सब कुछ अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो, धीरे धीरे हम जो है हर एक पर्टिकुलर चीज को अच्छे से डिटेल में जो है समझ लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू में कुछ नहीं, बस हमारे पास में जो इसके टॉपिक्स हैं वो हम लोग देख लें। सो देयर आर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि हमें पता होना चाहिए। अगर ये हम नहीं पढ़ेंगे तो इस चैप्टर में हम कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग वेरियस टर्म्स का जो मतलब है वो समझने वाले हैं। देन कम्स स्टॉक एंड फ्लो, जो कि ऑल्सो एक और आई वुड से एक टॉपिक जिसमें कि बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इसे अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे समझेंगे, ताकि आपको जो है कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देन उसके बाद में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के अंदर ये 3 मेथड्स होते हैं, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे अपने इस पर्टिकुलर चैप्टर में। नाउ स्टूडेंट्स, देखने के लिए टॉपिक्स कम है लेकिन इन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए एक वीडियो में सारे टॉपिक्स को ना लेते हुए हम इन्हें कुछ जो है 3-4 पार्ट्स में देखेंगे। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग जो सारे बेसिक कंसेप्ट्स है मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो देखेंगे, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है उसे समझेंगे। ठीक है, और बाकी के जितने हैं वो आगे आने वाले जो हमारे पार्ट्स रहेंगे उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से। और इसके अंदर आप देखोगे कि कुछ ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है जिनका मतलब हमें समझना है। दैट इज डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, नॉर्मल रेसिडेंस, सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम, final goods and intermediate goods, consumption goods and capital goods, net indirect tax, depreciation and capital loss and investment। तो इन सारे टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, इनका जो मतलब है वो हमें समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उससे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आज आपसे पूछूंगी कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है, मतलब अभी अगर पूछूं तो आप लोग बोलोगे मैम हम लोग जो मैप देखते हैं तो वो जो मैप के अंदर जो भी है वो सारा डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी, राइट। ठीक है, वो सही है लैंग्वेज, अगर आप एक ले मैन की लैंग्वेज में बोलो तो दैट मीन्स एक ऐसे पर्सन के जो है अकॉर्डिंग अगर आप बोलो जिसे इकोनॉमिक्स नहीं पता हो, जिसने कभी इकोनॉमी नहीं पढ़ी हो, अगर वो ऐसी पर्टिकुलर डेफिनेशन देगा या देगी तो दैट इज ओके, फाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ इतनी डेफिनेशन बताओगे तो वो इनकम्प्लीट आंसर है, ऑल्सो थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। ठीक है, इसलिए बीइंग एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आप लोगों को क्या अच्छे से पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूडेड है और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है उस चीज को हम लोग देखते हैं। So in layman's language, domestic territory means the political frontiers of the country. However, for the purpose of national income accounting, it is used in wider sense. ठीक है, तो अब अगर हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग या फिर हम इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग बताएं डोमेस्टिक टेरिटरी को, तो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा और भी है जिसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हैं। वो क्या है, तो वो कुछ हमारे पास में ये है, ships and aircrafts owned by normal residents between 2 or more countries। ठीक है, कोई भी शिप या कोई भी एयरक्राफ्ट जो कि 2 कंट्रीज के बीच में ऑपरेट हो रहा है, लेकिन वो किसने ओन किया है, आपके नॉर्मल रेसिडेंट ने। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में एक टर्म आ जाता है दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट। अब नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस चीज को यहीं पर पॉज करते हैं
और नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है वो समझ लेते हैं, ताकि हमारा जो है साथ ही साथ में दो जो टॉपिक्स है वो एक साथ में क्या हो जाए, एक साथ में जो है हम उन्हें कवर कर लें। ठीक है, तो नॉर्मल रेसिडेंस को पढ़कर आ जाए। सबसे पहले देखो नॉर्मल रेसिडेंस पर आते हैं। सो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री refers to an individual or an institution who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lies in that country। अब यहाँ पर जो है दो कंडीशंस आई है। दो कंडीशन क्या आई है, एक तो फर्स्ट ये वाली who ordinarily resides in the country, that means जो आपकी कंट्री में रह रहा है। ठीक है, और उसके साथ में हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई करता है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, तो इसका जो है यहाँ पर हमारे पास में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। दैट इज द रेसिडेंट लिव्स और is located within the domestic territory. Second one, the resident carries out basic economic activities of earning, spending and accumulation from that location। ठीक है, तो जो है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब सिंपल सा ये है कि जो पर्सन है वो रिसाइड कर रहा है आपकी कंट्री में, आपकी जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, सॉरी ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी में रिसाइड कर रहा है, प्लस वो जो रेसिडेंट है उसकी जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जैसे कि अर्निंग, स्पेंडिंग हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया, ये सब कुछ जो है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में ही हो रहा है, उन्हें हम कहते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है, तो आई गेस नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन है वो आपको समझ में आ गया है ना। नॉर्मल रेसिडेंट्स की इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो हमें याद रखना है, जैसे कि फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। कौन कौन है जो नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं आ रहा है, सबसे पहले आता है फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। देखो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं ना नॉर्मल रेसिडेंट्स की, दैट मींस जब हम ये बोल रहे हैं हु रिसाइड्स इन कंट्री, तो रिसाइड्स इन कंट्री में हम बोल रहे हैं कि मिनिमम 1 ईयर जो है वो आपकी कंट्री में रह रहा हो। अगर कोई भी पर्सन आपकी कंट्री में या आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में 1 साल से ज्यादा रहता है तो हम उसे बोलते हैं कि वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या आया हमारे पास में, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स। जो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हैं वो थोड़े दिन के लिए घूमने के लिए आए हैं, वो वापस चले जाएंगे। ठीक है, तो इन दैट केस वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। ऑल राइट, वो सिर्फ घूमने फिरने आए हैं, वो 1 साल से ज्यादा हमारी कंट्री में नहीं रुक रहे हैं, तो वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होंगे। देन उसके बाद में फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्रीज लोकेटेड इन द गिवन कंट्री। ठीक है, नाउ ये जो पॉइंट 2 है ना, दिस इज रिलेटेड टू योर डोमेस्टिक टेरिटरी। अभी डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग छोड़कर आए हैं, उस पर वापस जाएंगे तब आप लोगों को क्लियर होगा। देखो नॉर्मल रेसिडेंट जो है ना वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है। ठीक है, लेकिन ये जो एम्बेसीज वगैरह होती है वो, जैसे कि मान लो इंडिया में यूएस की एम्बेसी सिचुएटेड है, ठीक है, तो वो जो यूएस की एम्बेसी है ना वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं रहेगी, वो यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। तो वहां पर जो काम करने वाले लोग हैं वो भी यूएस के ही, मतलब यूएस की टेरिटरी में काम कर रहे हैं, हमारी टेरिटरी में थोड़ी ना कर रहे हैं, इसलिए वो हमारे जो है नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, तो ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, देन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक UNO, WHO, etc. are not considered as normal residents of the country in which they operate। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है ये जहां पर ऑपरेट करते हैं वहां के नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं कहलाते, तो कहाँ के कहलाते हैं, जहां पर इनका हेडक्वार्टर होता है। ठीक है, जहां से ये मेनली ओरिजिनेट हुए, जहां पर इनका हेडक्वार्टर है, ये वहां के नॉर्मल रेसिडेंट रहेंगे। ठीक है, देन एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि ये ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें हमने इसमें थर्ड वाले में पढ़ा। ठीक है, तो वो हमारी जो है डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, इसलिए वहां पर वर्क करने वाले लोग भी जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं रहेंगे या हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं रहेंगे। ठीक है, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रेवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स। ठीक है, देखो सीजनल वर्कर नाम से समझ में आ गया, वो सीजन पर आते काम करके चले जाते हैं, तो वो 1 साल से ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। कमर्शियल ट्रेवलर्स, दीज आर व्हाट, ट्रेवलर्स, वो आए हैं, वो अपना काम करेंगे, अपना जो भी बिजनेस वगैरह वो करेंगे और वो वापस चले जाएंगे, वो 1 साल से ज्यादा यहाँ पर नहीं रुक रहे हैं। फॉरेन वेसल्स के जो क्रू मेंबर्स हैं,
फॉरेन वेसल्स ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, तो इसलिए वहां उसमें जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स नहीं होंगे। देन उसके बाद में बॉर्डर वर्कर्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इंडिया चाइना का एग्जांपल ले ले, ठीक है, हमारी जो है बॉर्डर्स क्या है, सेम है, ऑलराइट। तो कभी जो है उधर के जो वर्कर्स है वो इधर आ गए, इधर के वर्कर्स उधर चले गए, तो इन दैट केस हम उन्हें अपना नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे, मतलब कि चाइना के जो लोग इधर आ जाएंगे उन्हें हम अपना नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे, ठीक है। सेम गोज अगर इंडिया के उधर चले जाते हैं तो वो लोग भी नहीं कंसिडर करेंगे। ये कभी कभार जो किसी काम की वजह से अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़े उन्हें, तो उन्हें जो है हम नॉर्मल रेसिडेंट्स में नहीं काउंट करते हैं, ठीक है। सो दीज आर व्हाट दोज हु आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है। नॉर्मल रेसिडेंस हम लोगों ने समझ लिया है, तो अब वापस आते हैं कहां पर, डोमेस्टिक टेरिटरी पर, ठीक है। डोमेस्टिक टेरिटरी में देखते हैं कि क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं। तो सबसे पहला क्या आता है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स बिटवीन 2 एंड मोर कंट्रीज। कोई भी शिप या कोई भी एयरक्राफ्ट कौन ओन कर रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट अगर ओन कर रहा है तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहेगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं हम एयर इंडिया को, एयर इंडिया ओन्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब एयर इंडिया ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है उन्हीं के अंदर ऑपरेट करती हो, राइट। उसके अलावा भी जो है इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स है वो भी जाती है ना। तो इन दैट केस मान लो जैसे कि जो है एयर इंडिया की जो है फ्लाइट गई है फ्रॉम इंडिया टू यूएसए में जो है वहां पर 2 घंटे का हॉल्ट है, उसके बाद में जो है वो वापस आने वाली है, ठीक है, वापस आने वाली है, मान लो दुबई आई है और फिर वहां से जो है कुछ यहाँ पर, ऑल राइट। तो इन दैट केस क्या इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जब एयर इंडिया ने इंडिया की पॉलिटिकल फ्रंटियर को छोड़कर बाहर की इंटरनेशनल जो है फ्रंटियर्स में जब वो वी वुड से कि जब वो ऑपरेट कर रहे थे, तो क्या तब उस टाइम पर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं रहेगी? ऐसा नहीं है, उस टाइम पर भी हम उन्हें, या जो एयर इंडिया का जो एयरप्लेन जाएगा उसे हम अपनी ही डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे, ठीक है। रीजन बीइंग कि उसे ऑपरेट या उसका ओनर कौन है, नॉर्मल रेसिडेंट है हमारी कंट्री का, इसलिए वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहेगी, ठीक है। आई गेस दिस इज क्लियर। तो एयरक्राफ्ट के जैसे ही जो शिप्स है सेम कंसेप्ट है, तो इन दैट केस वी वुड से कि जो है आपकी पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अलावा हवा या फिर पानी में अगर कोई भी पर्टिकुलर चीज ऑपरेट कर रही है एंड उसके ओनर जो है वो आपके नॉर्मल रेसिडेंट हैं, तो इन दैट केस वो जो भी हमारे पास में वेरियस जो भी शिप्स हो गया, कोई भी फ्लोटिंग वेसल हो गए या कोई भी जो है एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए, वो हम अपनी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानते हैं, ठीक। देन उसके बाद में फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एंड फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर्स वेयर दे हैव एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। कोई भी फिशिंग वेसल हो गया, कोई भी ऑयल या नेचुरल गैस रिग्स हो गए, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, जिन्हें ऑपरेट कौन कर रहा है, ऑपरेट कर रहे हैं रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, कहां पर, इंटरनेशनल वाटर में, जहां उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर जो है उनके पास में एक्सक्लूसिव राइट है ऑपरेशन का, तो वो सारी चीजें भी आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही है। जैसे कि अभी अभी मैंने बोला कि हवा और पानी में कुछ भी ऑपरेट हो रहा है एंड उसके जो नॉर्मल रेसिडेंट है या से उसके जो ओनर है वो आपकी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट है, तो वो आपकी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहेंगे, ठीक। देन उसके बाद में एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स ऑफ द कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। ये बात हमेशा याद रखना कि इंडिया की एम्बेसी चाहे वर्ल्ड में कहीं पर भी सिचुएटेड हो, ठीक है, किसी भी कॉर्नर में जाकर सिचुएटेड हो, वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहेगी, इंडिया की, चाहे वो वहां पर 1 साल से ज्यादा है। ऑब्वियसली 1 साल के लिए कोई एम्बेसी नहीं बनाता, एम्बेसी जो है वो थ्रू आउट चलती है, ठीक है। तो वो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि 1 साल से ज्यादा वहां पर ऑपरेट कर रही है तो वो जो है अब हमारी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है। और आपकी एम्बेसीज हमेशा जो है आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होती है, ठीक है। एम्बेसीज हो गए, कंसुलेट्स हो गए, कोई भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हो गए। सेम वे में अगर इंडिया में किसी भी कंट्री की एम्बेसी है
तो वो एम्बेसी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? जो कंट्री उसे ऑपरेट कर रही है उसका, ठीक है। आई गेस ये तीनों जो पॉइंट्स है, ये तीनों ही पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए कि डोमेस्टिक टेरिटरी में आप क्या क्या इंक्लूड करते हो। डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंटियर्स नहीं आएंगे, उनके अलावा ये सारी जो चीजें हैं ये भी आपके डोमेस्टिक टेरिटरी में ही इंक्लूड होती हैं। ऑल राइट, देन उसके बाद में आते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी डज नॉट इंक्लूड। जो इंक्लूड होता है वो तो हमने बता दिया। अब क्या है जो कि इंक्लूड नहीं होता है? तो जो भी एम्बेसीज, कंसुलेट्स एंड मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, जो कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा लोकेटेड विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री। कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लाइक दिस, यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ये सारी चीजें, तो ये अगर आपकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में भी सिचुएटेड है तो भी वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं होगी। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी होगी? जहां पर ये हेडक्वार्टर्ड है। ऑल राइट, अब यहां से एक कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में आ सकता है, उसे मैं अभी क्लियर आउट कर देती हूँ एक क्वेश्चन के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास में क्वेश्चन है, एसबीआई की कोई ब्रांच है जो कि लोकेटेड है कहां पर? जो कि लोकेटेड है इन लंदन। तो ये कहाँ की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी? क्या ये जो है आपके यूके की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी या इंडिया की? आंसर आप लोगों को माइंड में सोचना है, उसके बाद में यहाँ पर सुनना है। सो फॉर ऑल दोस्त जिसने ये सोचा कि ये जो है ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो गलत है। एंड फॉर ऑल दोस्त जिसने ये सोचा या ये आंसर किया कि ये यूके की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, वो सही है। अब ये कैसे हुआ है इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल आ सकता है कि मैम एसबीआई के ओनर तो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट हुए, तो वो फिर जो है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, देखो एक सिंपल सी चीज है, जब मैंने अभी अभी आप लोगों को ये बताया डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा है? हवा पानी वाली चीजें देखिए, राइट, जो एयरक्राफ्ट हो गए, शिप हो गए, फिशिंग वेसल्स, ये सारी चीजें। इसके अलावा एम्बेसीज, कंसुलेट्स, इनके बारे में हम लोगों ने देखा। कहीं पर भी इसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं कि इन्हें भी हमें इंक्लूड करना है या नहीं, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू कि इन्हें हम इंक्लूड नहीं करेंगे। देखो जब भी अगर कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन की बात आ रही है, तो अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो इन दैट केस ओनली हम उसे जो है जिस भी पर्टिकुलर कंट्री में उसके हेडक्वार्टर्स है वहां का डोमेस्टिक टेरिटरी मानेंगे, ठीक है, हमारा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर उसके अपार्ट कोई भी लाइक एमएनसीज वगैरह मान लो आपकी कंट्री में सिचुएटेड है, ठीक है, तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। अगर आपकी कोई कंपनीज है, आपके यहाँ की कोई ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह है जो कि कहाँ पर सिचुएटेड है, फॉरेन में कहीं पर सिचुएटेड है, तो वो किसका पार्ट होगी? वो उस कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेज़न ले लो, अमेज़न इंडिया की कंपनी नहीं है, लेकिन वो जो है उसकी जो विवुड से कि अमेज़न जो है वो इंडिया में भी ऑपरेट कर रहा है एंड इंडिया में भी जो है इसकी सारा जो अरेंजमेंट है वो है। तो इन दैट केस जो पर्टिकुलर यूनिट इंडिया में है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। वो ये नहीं है कि नहीं भैया ये जहाँ के इनके जो है ओनर है वहां का है, नहीं, ये ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस या विवुड से जो भी कंपनीज हैं वो उस पर्टिकुलर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा जिसके पॉलिटिकल फ्रंटियर्स के अंदर वर्क कर रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल या सिंपल सा इसमें लॉजिक लगाओ, एसबीआई का कोई ब्रांच है जो कि लंदन में सिचुएटेड है, तो वो जो एसबीआई का ब्रांच है उसे वहां पर टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे, ठीक है, सब कुछ करना पड़ेगा। अल्टीमेटली वहां के जो रूल्स हैं उन्हें थोड़ा मानकर हमें चलना पड़ेगा। वहां पर जाकर आप ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं हम इंडिया में तो ऐसे चलाते हैं तो हम वहां पे भी वैसे चलाएंगे। जिस कंट्री में आप वर्क कर रहे हो आपको जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना पड़ेगा, आपको वहां पर प्रॉपर टैक्सेस वगैरह भी पे करने पड़ेंगे, तो ये डोमेस्टिक टेरिटरी उनकी हो जाएगी। यहाँ पर आपकी कंट्री में कोई भी जो है कंपनीज वगैरह या कोई भी जो है इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं तो वो आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएंगे। ये आपको जो है टैक्सेस वगैरह पे करेंगे, ये आपके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको मानेंगे, ठीक है,
अब ये चीज मैटर नहीं करती यहाँ पर कि इनके जो ओनर हैं वो कहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट है, ये चीज ऐसे केसेस में जो है मैटर नहीं करेगी। नॉर्मल रेसिडेंट हमें किस में देखना है, तो इन चीजों में देखना है, ठीक है। वो जो है एक्सक्लूसिवली मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कहाँ कहाँ पर आपको नॉर्मल रेसिडेंट्स को लेकर जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में बाइफर्केशन करना है। ऑल राइट, सो आई गेस डोमेस्टिक टेरिटरी का जो मतलब है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसके डाउट्स तो तब आना आप लोगों को बंद होंगे, या ये जो बिल्कुल क्लैरिटी है ना उस टाइम पर आपको मिलेगी जब आप इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चंस स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं करूंगी, लेकिन हाँ हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ जाए कि किन किन पर्टिकुलर कैटेगरीज को आप डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड करते हो, किस किस कैटेगरी को आप नॉर्मल रेसिडेंस में इंक्लूड करते हो। तो ये चीजें जो है ये आप लोगों को क्लियर आउट हो जाएंगी, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ेंगे तो सारी चीजें जो है आप लोगों के माइंड में अच्छे से फिट हो जाएगी एंड एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल राइट, सो आई गेस नॉर्मल रेसिडेंट एंड डोमेस्टिक टेरिटरी जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप पर। सिटीजनशिप एंड रेसिडेंटशिप एक जो लेमैन होता है वो बहुत ही इंटरचेंजेबली उसे यूज कर लेता है। सिटीजन को रेसिडेंट बोल दिया, रेसिडेंट को सिटीजन बोल दिया, लेकिन दोनों जो है डिफरेंट है, ठीक है। अब दोनों डिफरेंट कैसे हैं वो चीज देखते हैं। सिटीजनशिप क्या है? सिटीजनशिप जो है वो एक लीगल कंसेप्ट है, ठीक है। सिटीजनशिप जो है वो एक लीगल कंसेप्ट होता है। इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन टू वेज, और ये जो इंडियन सिटीजनशिप है वो किसी भी पर्सन को दो तरीकों से मिल सकती है। First one is when a person is born in India, he acquires automatic citizenship of India, and उसके बाद में a person born outside India applies for citizenship and Indian law allows him to become Indian citizen, ठीक है। तो या तो जो है अगर हमारा बर्थ इंडिया में हुआ है तो हम क्या हो गए, हम यहाँ के सिटीजन हो गए, ठीक है, इंडिया के सिटीजन हो गए। एंड अगर जो है हमारा जो बर्थ है वो इंडिया में नहीं हुआ है लेकिन हमने अप्लाई किया है एंड लॉ ने जो है हमें सिटीजनशिप प्रोवाइड की है तो हम इंडिया के सिटीजन कहलाएंगे। वहीं जब हम रेसिडेंटशिप की बात करते हैं तो ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। An individual is a normal resident of a country if he ordinarily resides in the country for a period more than 1 year and his center of economic interest also lies in that country। रेसिडेंट होने के लिए ये बहुत ही मिनिमल सी जो है आपके पास में कंडीशन होती है जो कि फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो जो है जो रेसिडेंटशिप होता है वो क्या है, वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ठीक है। देन उसके बाद में फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम पर आते हैं। देखो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम बहुत ही सिंपल सी चीज है। फैक्टर इनकम हम उस इनकम को कहते हैं जो कि हमें काम करने के बदले में मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनकी जो इनकम होती है हम उसे फैक्टर इनकम कहते हैं। इन्होंने अपनी जो सर्विसेज है वो रेंडर की है, इन्होंने अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड की है, वो जो है फैसिलिटेट की है ताकि जो प्रोडक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज का वो हो सके, ठीक है। तो अब उसके बदले में जो उन्हें पैसे मिल रहे हैं वो क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वर्क किया है इससे मिल रहे हैं, ठीक है। फ्री जो है फ्री उसमें नहीं मिल रहे हैं, उनके वर्क के अगेंस्ट उन्हें जो है पेमेंट दिया जा रहा है। ऑल राइट, तो इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को और इस टाइप की इनकम को हम क्या कहते हैं, फैक्टर इनकम कहते हैं। ऐसी इनकम जो कि अर्न की गई है फॉर रेंडरिंग सम काइंड ऑफ सर्विसेज उसे हम जो है फैक्टर इनकम कहते हैं। और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम का मतलब सीधा सा है कि आपने कोई काम नहीं किया है येट आपको जो है मनी रिसीव हुआ है, उसे आप बोलोगे ट्रांसफर इनकम। जैसे कि स्कॉलरशिप्स वगैरह हो गई, जैसे कि गवर्नमेंट वेरियस जो है सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करती है, तो वो ट्रांसफर इनकम है, ठीक है। अब इसका बहुत ही लाइक आई वुड से घरेलू वाला अगर हम लोग एग्जांपल लें तो आपके घर पर मेहमान आए, आपको जो है जो रिलेटिव्स हैं वो ये एक इंडियन कल्चर में चलता ही है कि रिलेटिव्स जो है वो घर पे जो बच्चे होते हैं उन्हें कुछ ना कुछ जो है मनी देकर जाते हैं, ठीक है। 100 रुपीज, 500, 1000 डिपेंडिंग की जो है रिलेटिव आपके कितने क्लोज हैं एंड ऑल्सो कौन कितना देना चाहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है ये इंडियन कल्चर के हिसाब से मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो ये चीज चलती है। तो जब ये जो रिलेटिव्स है वो जब आपको मनी देते हैं दैट इज ट्रांसफर इनकम। आपने कोई काम नहीं किया है, आपको वो फ्री में देकर जा रहे हैं, ठीक है।
अब ये मत बोलना मैम हमने काम किया था, हमने पानी पिलाया उन्हें, वो चीज काम नहीं होती है, वो आपका कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, ठीक है। वो क्या था, वो तो एक नॉर्मल एक गेस्चर है कि अच्छा कोई घर पर आया है तो हम जो है उनकी प्रॉपर जो है क्या करें, हॉस्पिटैलिटी जो है वो हम उन्हें प्रोवाइड करें, ठीक है। तो इन दैट केस हम उन्हें ये नहीं बोलेंगे कि नहीं ये तो हमने मैम काम किया उसके बदले में हमें मिला, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट एंड ऑल, ठीक है। अगर बिल्कुल हम लोगों की लैंग्वेज में बोले तो एक आशीर्वाद जो है वो आपको दिया गया है, तो दैट इज अ ट्रांसफर इनकम। लेकिन वहीं अगर आप कोई काम कर रहे हो या आपका जो है मींस ऑफ अर्निंग है, तो तब आप जो मनी रिसीव करते हो दैट इज फैक्टर इनकम, ठीक है। So factor income refers to income received by factors of production for rendering factor services in the production process. It is received for providing factor services of land, labor, capital and enterprise. Factor income of normal residents of a country is included in national income. ठीक है, अब national income की calculation हमें पढ़नी ही है इस particular chapter में। तो जब भी आप national income या फिर domestic income को calculate करते हो तो हम फैक्टर इनकम जो है उसमें इंक्लूड करते हैं। क्यों इंक्लूड कर रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि इसकी वजह से कोई ना कोई काइंड ऑफ जो है प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है। और प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज होने वाली कोई भी चीज या प्रोडक्शन प्रोसेस से अर्न की गई कोई भी पर्टिकुलर मनी को हम जो है अपनी नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ये जो आपकी फैक्टर इनकम है ये रिसीव होती है, क्यों रिसीव होती है? बिकॉज यू हैव रेंडर्ड सम काइंड ऑफ सर्विसेज which will be helpful in the production of goods and services, तो इसलिए जो है इन्हें हम इंक्लूड करते हैं। एग्जाम्पल रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट हो गया। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइमरी इनपुट्स व्हिच आर नीडेड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये हो जाती है आपकी फैक्टर इनकम। देन कम्स ये फैक्टर इनकम के अगर ब्रॉड क्लासिफिकेशंस देखें तो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड का जो रेम्यूनरेशन है, ठीक है, या इसका जो रिवॉर्ड है वी कैन से दैट इज रेंट। लेबर का हो जाता है आपका वेज, कैपिटल का हो जाता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर का हो जाता है प्रॉफिट। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे आपके फैक्टर इनकम का पार्ट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आ जाओ ट्रांसफर इनकम पर। तो ट्रांसफर इनकम रिफर्स टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, ठीक है। इट इज यूनिलेटरल कंसेप्ट, दैट इज वन साइडेड कंसेप्ट। यहाँ पर डबल साइडेड नहीं है, वन साइडेड है। फैक्टर इनकम टू साइडेड था, एक जो है साइड से हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक साइड से हमें मनी मिल रहा है। लेकिन ट्रांसफर इनकम में क्या है, हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हमें सिर्फ मनी मिल रहा है। ये वन साइडेड कंसेप्ट है, ठीक है। So it is not included in national income as it does not reflect any production of goods and services. It can be received either within the domestic territory of the country or from abroad, ठीक है। ये हम जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में भी रिसीव कर सकते हैं और ये अब्रॉड से भी रिसीव कर सकते हैं। अब अब्रॉड से कैसे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके कोई भी रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके घर वाले कोई भी जो है अब्रॉड में रह रहे हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने एज इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट या एज इन द फॉर्म लाइक बड़े भाई बहन हैं या बड़े हैं, उन्होंने सोचा कि चलो हमारे छोटे वालों को जो है थोड़े से मनी ट्रांसफर कर देते हैं ताकि जो है ये अपने हिसाब से कुछ भी खरीद लें उसका, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, आपको मनी रिसीव हुआ है कहाँ से? अब्रॉड से। तो वो फ्रॉम अब्रॉड भी हो सकता है या फिर फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी भी हो सकता है। एग्जाम्पल हो गया आपके पास में ओल्ड एज पेंशन हो गया, स्कॉलरशिप हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, पॉकेट मनी, ईटीसी। ऑल राइट, नाउ जो ट्रांसफर इनकम होती है स्टूडेंट्स, ये कभी भी याद रखना, कभी भी नेशनल इनकम या डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसकी वजह से कोई भी काइंड ऑफ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। जब प्रोडक्शन होता है तो उन चीजों को हम इंक्लूड करते हैं, जहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है हम उन चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम, ठीक है। So taxes received by government are transfer incomes of the government as they are received without providing any productive services in return. Similarly, subsidies paid by the government are the transfer payments of the government, ठीक है। तो जो टैक्सेस गवर्नमेंट रिसीव कर रही है वो गवर्नमेंट के लिए ट्रांसफर जो है पेमेंट हो गया या ट्रांसफर इनकम हो गई गवर्नमेंट के हिसाब से सोचो तो। और जो सब्सिडीज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो क्या हो गई? वो लोगों के लिए ट्रांसफर इनकम हो गई है, ठीक है।
देन कम्स टू फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, अनदर जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल गुड्स क्या होते हैं? वो गुड्स जो कि हमें मार्केट में दिख रहे हैं, जिन्हें हम खरीदते हैं और डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं फाइनल गुड्स। और इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? वो गुड्स जो कि फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किए जा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। अब फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स में भी अच्छा सा जो है ना कंफ्यूजन होता है। अब वो कंफ्यूजन क्या है वो हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा जो डेफिनेशन है वो हम लोग देख लें। तो फाइनल गुड रिफर्स टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर गुड्स को आप यूज कर रहे हो कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। सो फाइनल गुड्स इंक्लूड्स गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स एज दे आर मेंट फॉर फाइनल कंजम्पशन और गुड्स परचेज्ड बाय फर्म्स फॉर कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स में हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर एंड यूज जो है वो फर्दर जो है प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करना नहीं है, ठीक है। जो फाइनल गुड्स हैं वो क्या होते हैं? वो यूज किए जाते हैं डायरेक्टली फॉर द कंजम्पशन पर्पस और फॉर इन्वेस्टिंग। ऑल राइट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लें, अगर हम लोग मैं मार्केट में गई और मैं शुगर लेकर आई हूं, और इस शुगर से जो है हमने टी बनाई है, और इस टी को हम कहीं पर बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। ये टी बनाकर मैं इसे खुद जो है क्या कर रही हूँ? इसे खुद कंज्यूम कर रही हूँ, मैं कहीं पर सेल आउट नहीं कर रही हूँ। ऑल राइट, मैंने कोई भी मनी जनरेट करने के लिए ये टी को नहीं बनाया है, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिया है। तो इन दैट केस ये जो शुगर है ये क्या है? ये मेरा फाइनल गुड है। ऑल राइट, दिस शुगर इज व्हाट? शुगर इज फाइनल गुड। लेकिन मान लो मेरा कोई टी स्टॉल है। ऑल राइट, मैं शुगर लेकर आई हूं ताकि मैं टी बना सकूं। अब टी स्टॉल है तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसे क्या करूंगी? इसे सेल करूंगी। ऑल राइट, और सेल करने के पर्पस से ही जो है मैं टी बना रही हूँ। तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये जो शुगर है ये मुझे फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। मैं किस चीज का प्रोडक्शन कर रही हूँ? मैं टी का प्रोडक्शन कर रही हूँ। तो शुगर मेरे लिए क्या हुआ? रॉ मटेरियल हुआ। तो अब यहाँ पर क्या शुगर फाइनल गुड बचेगा? नहीं बचेगा। एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ये जो शुगर है ये इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये शुगर क्या बन गई? इंटरमीडिएट गुड बन गई। तो आई गेस यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं करता है कि वो इंटरमीडिएट है या वो फाइनल है। किस चीज पर डिपेंड करता है? उसके एंड यूज पर, ठीक है। आप उसे कैसे यूज कर रहे हो वो चीज डिफाइन करती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो इंटरमीडिएट गुड है या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है या फिर जो है आपका फाइनल गुड में आएगा। ऑल राइट, आई गेस इतनी चीजें जो है वो क्लियर आउट हो गई है। अब मान लो कि जो है हमने कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस से किसी चीज को खरीदा है, तो उसे भी हम फाइनल गुड ही मानेंगे। ऑल राइट, देन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज्ड बाय हाउसहोल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जो फाइनल गुड्स पर एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? हाउसहोल्ड्स कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि जो कंज्यूमर्स हैं, अगर वो लोग जो है किसी भी फाइनल गुड्स को खरीद रहे हैं तो उस पर जो एक्सपेंडिचर किया गया है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। देन एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स परचेज्ड बाय प्रोड्यूसर्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स पर कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर कर रहे हैं, उन्हें हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि प्रोड्यूसर जो है एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है ना, मतलब कि वो जो प्रोड्यूसर है वो इस पर्टिकुलर गुड को क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो है उसने खरीदा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई मशीनरी, ऑलराइट, इस मशीनरी से कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है। किसमें कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है? आपके किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्शन प्रोसेस में, ठीक है। तो ये जो कैपिटल फॉर्मेशन है ये एक काइंड से क्या बोल रहे हैं हम? दिस इज इन्वेस्टमेंट। ऑलराइट, जो आपकी मशीनरी है वो एक तरह से देखो तो फाइनल प्रोडक्ट है। मशीनरी में हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, मशीनरी अपने आप में कंप्लीट है, बस उस मशीनरी का यूज करके हमें जो है और प्रोडक्ट्स को बनाना है। तो ये एक कैपिटल फॉर्मेशन वाली जो है हम चीज बोलेंगे, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी कुछ चीजें खरीदी जाती है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे? फाइनल गुड बोलेंगे, ठीक है। तो ये एक
कौन सा एक्सपेंडिचर होगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। ऑल राइट, देन उसके बाद में एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ये बोल सकते हैं हम लोग कि जो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स है वो क्या होता है, वो होता है आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर इन दोनों टाइप के एक्सपेंडिचर्स को हम लोग ऐड करें तो विल गेट एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। ठीक है, तो आई गेस जो फाइनल गुड्स का कंसेप्ट है ये क्लियर है। अब हमेशा याद रखना है कि जब भी आप नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम की कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल गुड्स का जो कंजम्पशन है वो हमेशा इंक्लूड होगा। ठीक है, फाइनल गुड्स पर जो भी एक्सपेंडिचर हमने इनकर किया है वो अमाउंट हमेशा हम लोग जो है अपनी नेशनल इनकम या फिर डोमेस्टिक इनकम में जो है क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। फिर वही आता है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स की जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसे हम कभी भी अपनी डोमेस्टिक या नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब उसके पीछे का रीजन क्या है उस चीज को हम समझेंगे, साथ ही साथ इंटरमीडिएट गुड्स होते क्या है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, और इनका जो है मतलब कि इंटरमीडिएट गुड्स जो है उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करना होता है वो भी हम लोग जो है यहाँ पर समझ लेंगे। So intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for further production in the same year। ठीक है, यहाँ पर दो टर्म्स याद रखने हैं, दैट इज या तो जो है गुड्स रीसेल के लिए यूज हुए हैं या फिर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, अगर इन दोनों पर्पस से खरीदे गए हैं कोई भी गुड्स तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक जो मान लीजिए कि मेरी कोई एक छोटी मोटी शॉप है। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक होलसेलर से गुड्स खरीद रही हूँ एंड उन्हें फर्दर रीसेल कर रही हूँ, तो एट प्रेजेंट वो मेरे लिए क्या रहेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स रहेंगे। ठीक है, अगर आप उन्हें रीसेल के लिए ले रहे हो या फिर अगर आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था शुगर वाला, तो शुगर को एट द सेम टाइम मैंने आपको फाइनल गुड और जो है इंटरमीडिएट गुड दोनों बनाया था। तो अगर मान लो जैसे कि टी स्टॉल है मेरी और मैं इस शुगर को यूज कर रही हूँ फर्दर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, वहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा, वहां पर फाइनल प्रोडक्ट हमारा टी है और ये जो शुगर है ये इसके लिए रॉ मटेरियल के जो है उसमें वर्क कर रही है। ठीक है, तो उस टाइम पर ये जो शुगर है ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज की जा रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे। इसी के साथ में एक और टर्म दैट इज इन द सेम ईयर। ठीक है, ईयर कैसा रहना है, सेम रहना है। दैट मीन्स मान लो कि कोई मैंने गुड खरीदा है 31 मार्च को 2022 में और अभी तक मैंने उसे रीसेल के पर्पज से खरीदा था, लेकिन अभी तक वो रीसेल नहीं हुआ है। रीसेल इन द सेंस 2023 हो गया है, 31 मार्च 2023 तक वो रीसेल अगर नहीं हुआ है तो इसके बाद में ये सेम गुड जो अभी तक इंटरमीडिएट था अब वो क्या बन जाएगा, अब वो फाइनल गुड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो सेम ईयर वाला कंसेप्ट है ये भी हमें याद रखना है। All right, so intermediate goods includes good purchased for resale and goods used for further production. ठीक है, then intermediate goods remain within the production boundary. Production boundary क्या है, production boundary is simply like ये पर्टिकुलर ले लो, यहाँ पर प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है, एक बाउंड्री है जिसमें कि पहले गुड जो है वो रॉ मटेरियल है वो उसके फर्स्ट स्टेट से सेकेंड पर आया, सेकेंड से थर्ड पर आया, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, सब कुछ हुआ और फिर अल्टीमेटली वो कहाँ पर जा रहा है, कंज्यूमर के पास में। तो जब वो एक फाइनल प्रोडक्ट बन जा रहा है तो वो इस प्रोडक्शन बाउंड्री से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जब तक वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है तब तक क्या है, तब तक वो इंटरमीडिएट गुड रहेगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन बाउंड्री वाला कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर आएगा। दे हैव डिराइव्ड डिमांड एज देयर डिमांड डिपेंड्स ऑन द डिमांड फॉर फाइनल गुड। ठीक है, ये जो है ये आपके एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पता होना चाहिए, आप लोगों को पूछा जा सकता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है इनकी डिराइव्ड डिमांड होती है या फिर डायरेक्ट डिमांड होती है। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी कैसी डिमांड होती है, डिराइव्ड डिमांड होती है। ठीक है, इनकी जो डिमांड है वो किस पर डिपेंड करती है, इनकी डिमांड डिपेंड करती है ऑन द डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अभी तक एग्जांपल एक टी स्टॉल का लेते हुए आए, तो चलो टी स्टॉल का एग्जांपल लेते हैं।
मान लेते हैं मार्केट में टी की जो डिमांड है वो क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से शुगर की डिमांड क्या हो जाएगी, शुगर की डिमांड भी कम हो जाएगी। मान लेते हैं कि टी की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई है, तो इस इंक्रीज की वजह से शुगर पर क्या इफेक्ट है, शुगर की डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो शुगर की डिमांड है, क्या ये हम इसे डायरेक्टली डिमांड कर रहे हैं, नहीं, दिस इज डिराइव्ड डिमांड। जो कंज्यूमर्स है वो डिमांड टी को कर रहे हैं, लेकिन टी को डिमांड करने की वजह से जो उसके रॉ मटेरियल्स हैं वो भी डिमांड होंगे, जैसे कि शुगर जो है उसकी भी डिमांड हो रही है। तो जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी डिमांड कैसी रहेगी, उनकी डिमांड डिराइव डिमांड रहेगी, ठीक है, डायरेक्ट डिमांड नहीं रहेगी। ऑल राइट, देन उसके बाद में ड्यूरेबल गुड्स लाइक ट्रक्स, एयरक्राफ्ट्स, व्हीकल्स एक्सेट्रा purchased by government for military purposes are included under the category of intermediate goods as they are used to produce defense services and not for market sale, ठीक है। अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो टर्म है ना, इसे याद रख लो कि अगर मिलिट्री पर्पस के लिए कोई भी पर्टिकुलर गुड्स को खरीदा गया है, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स को खरीदा गया है, तो उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स मानते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो गुड्स हैं ये किस चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं, फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टली जो है वो हमारा फाइनल गुड नहीं हुआ, हमारा फाइनल गुड क्या है, ये जो सर्विसेज वगैरह है वो रहेगी, ठीक है, जो डिफेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। जो ये पर्टिकुलर गुड्स है ये मार्केट में सेलिंग पर्पस के लिए नहीं है अवेलेबल। ऑल राइट, सो दीज आर व्हाट, दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स, इनसे अभी फर्दर जो है सर्विस का प्रोडक्शन हो रहा है। ऑल राइट, सो ये जो है आपके इंटरमीडिएट गुड में आएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज मर्ज्ड विद द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, ये पर्टिकुलर जो टर्म है इसे भी हमें याद रखना है कि जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स होती है वो मर्ज होती है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जाते हो, कुछ भी चीज खरीदते हो, वहां पर जो है हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर एक एमआरपी गिवन होती है, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मान लो जो है हम टी को ही लेते हैं कि हम टी की एमआरपी दे रहे हैं कितने की, 10 रुपीज की, ठीक है। अब 1 कप ऑफ टी इज इक्वल्स टू 10 रुपीज, तो इस 10 रुपीज में सारी कुछ चीजें जो है वो इंक्लूडेड है, जैसे कि शुगर का जो प्राइस है वो इंक्लूडेड है, जो टी यूज की गई है, ठीक है, जो लीव्स वगैरह जो यूज की गई है, चाय पत्ती जो यूज की है उसका प्राइस है, उसके बाद में जो गैस आप यूज करो, ठीक है, सिलेंडर या फिर जिस भी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एनर्जी से आप जो है टी को बना रहे हो वो आ जाएगा, ठीक है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, हम जो है इलेक्ट्रिक इंडक्शन का यूज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट, इसके बाद में जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट जो होता है वो भी इंक्लूडेड होता है इस पर्टिकुलर जो एमआरपी है उसमें, ठीक है, जो प्राइस दी गई है उसमें। ऑल राइट, तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है, अब इंटरमीडिएट गुड्स में से हम प्रॉफिट को हटा देते हैं बिकॉज प्रॉफिट इज नॉट एन इंटरमीडिएट गुड, ठीक है, प्रॉफिट को हटा देते हैं, बाकी चीजें देखते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स है इनकी जो वैल्यू है वो मर्ज हो जाती है या वो मर्ज रहती है आपके फाइनल गुड के साथ में, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल इस टोटल में मान लो जो शुगर यूज की गई है उसका लगभग कॉस्ट 2 रुपीज का आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर आप ये करो कि जब आप जीडीपी फाइंड आउट कर रहे हो, देखो जीडीपी जब हम फाइंड आउट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो जीडीपी बेसिकली क्या है, एक अगर बहुत शॉर्ट में मैं बताऊं तो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ठीक है, जो सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो टोटल अमाउंट होती है दैट इज जीडीपी। ऑल राइट, तो जब हम जीडीपी को फाइंड आउट करेंगे तो मैंने 10 रुपीज का ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू ले ली, तो हमारा जीडीपी मान लो आ गया 10, ठीक है, ये एक ही प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है 10 रुपीज का, तो हमारा जीडीपी आ गया 10। ऑल राइट, अब इसके बाद में अगर मैं इसके जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है अगर इनकी वैल्यू इंडिविजुअली लूं, जैसे कि मान लो 2 रुपीज की शुगर हो गई, टी हो गई हमारे पास में, लेट्स से 2 रुपीज की ही लेते हैं टी को भी, एंड इलेक्ट्रिसिटी भी ले लेते हैं हम लोग 3 रुपीज की, ठीक है। तो 3 + 2 5 + 2 7, अब 7 रुपीज का जो है हमने इंटरमीडिएट जो है गुड्स को यूज किया है। अब अगर मैं बोलूं कि नहीं नहीं मैं तो टी का जो है जो टी बनाई है
उसका प्राइस लूंगी, साथ में शुगर का भी अलग से लेंगे, ये जो चाय पत्ती हमने ली उसका भी, जो इलेक्ट्रिसिटी उसका भी, सबका प्राइस हम अलग अलग जो है लिखेंगे। तो ऐसे केस में आपकी जो जीडीपी है उसकी वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, 10 + 7 विल गिव यू 17 रुपीज। लेकिन एक्चुअल में आपने कितने रुपी का जो है फाइनल प्रोडक्ट बनाया, 10 रुपी का, मतलब कि 7 रुपीज आपने ओवर जो है एस्टिमेट कर लिया है आपकी जीडीपी को। तो जब आप इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है अगर उसे आप सेपरेटली इंक्लूड करते हो आपके जीडीपी की कैलकुलेशन में, सो दिस लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। ठीक है, ये जो आगे हम लोग अभी हमारे और भी जो पार्ट्स है वो देखेंगे, उसमें जो है हम इस चीज को और भी जो है ज्यादा अच्छे से समझेंगे कि जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है वो क्या है। ऑल राइट, तो दिस लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी इंक्लूड करने लगे तो। ऑल राइट, तो हमेशा हमें क्या याद रखना है कि जो वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स है वो मर्ज होती है आपकी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स के साथ में। ठीक है, आई गेस इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो क्लियर हो गया होगा। नाउ हमेशा याद रखना है कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर आपको बताना है, अगर आइडेंटिफाई करना है कि वो इंटरमीडिएट गुड है या वो फाइनल गुड है, तो किस चीज पर डिपेंड करता है, उसके कंजम्पशन पर, उसके एंड यूज पर, नॉट कंजम्पशन बल्कि उसके एंड यूज पर। आपको जो है प्रोडक्ट को देखकर नहीं जाना है कि अच्छा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो ये फाइनल होगा या ये इंटरमीडिएट होगा, आपको उसका एंड यूज क्या है ये देखना है। अगर एंड यूज जो है वो सेल्फ कंजम्पशन या फिर कोई इन्वेस्टमेंट है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम फाइनल प्रोडक्ट बोलेंगे। या फिर अगर जो है आपका जो एंड यूज है वो आपको क्या दिख रहा है, रीसेल या फिर फर्दर प्रोडक्शन, तो इन दैट केस हम उस पर्टिकुलर गुड को इंटरमीडिएट गुड कहेंगे। ठीक है, नाउ प्रोडक्शन बाउंड्री पर आए तो एज लॉन्ग एज गुड्स रिमेन विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री दे आर इंटरमीडिएट गुड्स, एंड व्हेन द गुड कम्स आउट ऑफ दिस बाउंड्री इट बिकम्स अ फाइनल गुड। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, फार्मर ए प्रोड्यूसेस कॉटन वर्थ ₹2000 एंड सेल्स इट टू बी। ठीक है, अब बी क्या कर रहा है, बी प्रोड्यूस कर रहा है थ्रेड इसका। ऑलराइट, तो बी के लिए ये जो कॉटन था वो क्या है, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और वी कैन से वो उसका रॉ मटेरियल है। ठीक है, देन बी जो है वो इससे क्या कर रहा है, थ्रेड प्रोड्यूस कर रहा है 3000 का और उसने सी को सेल कर दिया। अब सी क्या कर रहा है, सी जो है इस थ्रेड से क्लॉथ बना रहा है, मतलब कि अभी भी प्रोडक्शन चालू है, अभी प्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ है। वर्थ ₹4500 एंड सेल्स इट टू कंज्यूमर। अब सी ने क्लॉथ बनाकर किसको दे दिया, कंज्यूमर को दे दिया। कंज्यूमर को दे दिया है मतलब कि ये फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा। तो अब जो है ये फाइनल गुड बना क्लॉथ, और जो कि किसे मिला, कंज्यूमर को मिला। तो जब तक ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर था तब तक वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था, और जब वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर आया तो वो क्या बन गया, वो फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, नाउ हाउ टू क्लासिफाई गुड्स एज इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स, तो बस वो देख लो कि कैसे क्लासिफाई करना है। सो द डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज ऑफ प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट इटसेल्फ। ठीक है, so a commodity can be intermediate good as well as final good depending upon its nature of use. For example, sugar is an intermediate good when it is used by a sweet shop for making sweets. However, if it is used by consumer, then it becomes a final good. ठीक है, तो किसी जो है स्वीट शॉप में जो है शुगर को यूज किया गया है स्वीट्स बनाने के लिए, तो उस टाइम पर शुगर क्या हो गई, इंटरमीडिएट गुड हो गई। एंड जब वो कंज्यूमर ने यूज की उसके जो है फाइनल प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या हो गई, वो फाइनल गुड हो गई। ठीक है, सो इंटरमीडिएट गुड्स आर यूज्ड अप इन द सेम ईयर, इफ दे रिमेन फॉर मोर देन 1 ईयर देन दे आर ट्रीटेड एज फाइनल गुड्स। ठीक है, जो भी आपके इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो सेम ईयर में यूज हो जाते हैं। अगर मान लो वो जो है 1 साल से ज्यादा जो है रखे हैं, तो वो आपके क्या बन जाएंगे, फाइनल गुड्स बन जाएंगे। ठीक है, देन कम्स टू नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज कंजम्पशन गुड्स। अब कंजम्पशन गुड्स क्या हो गए, वो गुड्स जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है, दोज आर नोन एज कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, सो कंजम्पशन गुड्स रिफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। ठीक है, कंज्यूमर क्यों कंज्यूम करेगा, उसके वांट्स को सैटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, तो कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि
वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं किसी भी कंज्यूमर के डायरेक्टली, ठीक है, मतलब कि खुद जो है उन वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, कोई भी यहाँ पर डिराइव्ड वो चीज नहीं चलेगी। सो फॉर एग्जांपल ब्रेड, बटर, शर्ट, पेन, टेलीविजन, फर्नीचर एक्सेट्रा, इसमें तो आप अनलिमिटेड जो है एग्जांपल्स दे सकते हो। सो कंजम्पशन गुड्स कैन फर्दर बी सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। सबसे पहले आता है आपके पास में ड्यूरेबल गुड्स, then comes semi durable goods, then comes non durable goods and then comes services, ठीक है। तो ये various kind of consumption goods है। ड्यूरेबल गुड्स में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ड्यूरेबल गुड्स में वो गुड्स आ जाएंगे जो कि लॉन्ग टाइम पीरियड तक चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो आप इसका, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लो जो कि लंबे टाइम वाले, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, एसी हो गई, टीवी हो गई, डीवीडी प्लेयर हो गया, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, जो कि लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि पेरिशेबल नेचर के होते हैं, जो कि खराब हो जाते हैं बहुत जल्दी। एग्जाम्पल अगर हम इसका लें तो ये हो जाएगा आपके पास में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ऑल राइट, सेमी ड्यूरेबल क्या होंगे, ना ही ड्यूरेबल जितने लॉन्ग चलते हैं और ना ही नॉन ड्यूरेबल जितने जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है, वो आते हैं आपके सेमी ड्यूरेबल गुड्स में। जैसे कि आप ले लो कोई भी जो है आपकी एक्सेसरीज वगैरह, कॉस्मेटिक्स वगैरह, जो आपके क्लोथ्स हैं वो आ जाएंगे यहाँ पर, ये सारी चीजें। देन कम्स टू सर्विसेज। अब सर्विसेज क्या हो गई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विस, टीचिंग, हेल्थ केयर, ये सारी जो है ये आ जाती है आपके सर्विसेज में। तो हर एक जो पर्सन है वो इन चारों टाइप ऑफ गुड्स का कंजम्पशन करता है किसी ना किसी मैनर में, ठीक है। सो ये जो है ये हमारे कंजम्पशन गुड्स के फर्दर क्या हो गए, सब डिविजन्स हो जाते हैं। ऑल राइट, देन आते हैं कैपिटल गुड्स पर। अब कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स हैं, सो कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स, याद रखना कैपिटल गुड्स क्या है, फाइनल गुड्स हैं, ठीक है, which help in production of other goods and services, for example plant and machinery, equipments etc। अब देखो एक चीज हम लोगों ने पढ़ी ना कि जो भी पर्टिकुलर गुड्स फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या फर्दर प्रोडक्शन उनमें होता है, ठीक है, जिससे जिसकी हेल्प से या जिसके थ्रू जो है फर्दर प्रोडक्शन होता है, हम उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कैपिटल गुड्स में कि वो सारे फाइनल गुड्स जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं वो कैपिटल गुड्स हो गए। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा, चलो इसे क्लैरिफाई करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो खुद यूज हो रहे हैं, ठीक है, उनमें खुद में फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है। ऑल राइट, जैसे कि शुगर का एग्जांपल लेता है, उसी को कैरी फॉरवर्ड करो। शुगर के प्रोडक्शन, शुगर का जो है यूज किया गया टी बनाने में, तो शुगर ने उसका जो फॉर्म है वो खो दिया और वो क्या हो गई, टी में मर्ज हो चुकी है, ठीक है। नाउ यू कांट सेग्रीगेट की शुगर ये है, टी ये है, ठीक है। तो शुगर में फर्दर प्रोडक्शन हुआ। लेकिन जब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की, तो जैसे कि कोई मशीनरी है, वो मशीनरी एज इट इज रहेगी, वो हेल्प कर रही है फर्दर गुड्स एंड प्रोडक्शन, फर्दर जो है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में। मशीनरी का स्टेट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, दिस इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि हम लोगों ने फाइनल गुड्स के अंदर पढ़ा है। ऑल राइट, तो ये याद रखना, जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो खुद जो है फर्दर प्रोडक्शन में यूज किए जा रहे हैं, या वी वुड से कि उनमें जो है फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। यूज वाला वर्ड जो है वो कंफ्यूज करेगा आपको, इसलिए यहाँ पर क्या वर्ड यूज करो कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिनमें फर्दर प्रोडक्शन हो रहा है या होगा, एंड जो आपके कैपिटल गुड्स हैं ये वो गुड्स हैं जो कि आपके गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये एज इट इज रहने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्प करेंगे ताकि आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज बना सको। ऑल राइट, सो आई गेस दिस इज क्लियर। देन सम पॉइंट्स अबाउट अगर कैपिटल गुड्स देखें हम लोग, so they are used in future for productive purposes and have expected lifetime for several years, ठीक है। कैपिटल गुड्स की जो लाइफ टाइम है वो लंबी रहेगी। ऑल राइट, सेवरल ईयर्स हम लोग बोल रहे हैं कि लाइफ टाइम जो है इनकी सेवरल ईयर्स तक की है। They need repairs or replacement over time as they depreciate over a period of time, ठीक है। ये जो कैपिटल गुड्स होते हैं इन्हें रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है बिकॉज ये डेप्रिशिएट होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इनकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर पे देखो,
जो आपके पास में लाइक वी कैन से रेफ्रिजरेटर हो गया, कोई ऑटोमोबाइल्स हैं, तो उनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, वो डिक्रीज होती है। ठीक है, प्रॉपर आपको सर्विसिंग के लिए जो है सारी चीजें देनी पड़ती है, प्रॉपर टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाते रहना पड़ता है ताकि जो है चीजें स्मूथली वर्क करें, फंक्शन करें। ठीक है, तो ये कैपिटल गुड्स का नेचर है कि इन्हें जो है प्रॉपर रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक है, क्योंकि विथ टाइम इनकी जो वैल्यू है वो कम होती है, विथ टाइम इनकी जो एबिलिटी है वो भी कम होती है। ठीक है, चीजें जैसे जैसे पुरानी होती वैसे वैसे जो है वो खराब होने लगती है। ऑल राइट, तो इसलिए जो है यहाँ पर किस चीज की जरूरत है, यहाँ पर जो है डेप्रिसिएशन, यहाँ पर जो है रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट की जरूरत है, क्योंकि ये क्या होती है, ये डेप्रिसिएट होती है। So they have derived demand as their demand is derived from the demand of other goods which they help in produce. They help to produce. ठीक है, इनकी डिमांड कैसी होगी, डिराइव डिमांड होगी, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि कैपिटल गुड्स जो है वो हेल्प करते हैं इन फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, तो इन दैट केस इनकी डिमांड कैसी हुई, डिराइव्ड हुई। जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनने वाले हैं हम उन्हें डिमांड कर रहे हैं, इसलिए ये कैपिटल गुड्स की डिमांड है। अगर कंज्यूमर जो है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को डिमांड नहीं करेगा तो इनकी डिमांड भी नहीं होगी। ठीक है, सो इनकी डिमांड कैसी है, डिराइव डिमांड है। कैपिटल गुड्स आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स फॉर हाउस होल्ड। ठीक है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो क्या है, वो ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल अभी दिया कि कोई भी ऑटोमोबाइल्स वगैरह हो गए, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है, एसी है, कूलर है, ये सारी चीजें जो है ना ये थोड़े कैपिटल गुड की कैटेगरी में आते हैं। सो दीज आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, जो हम लोग ड्यूरेबल गुड्स की बात कर रहे हैं दे आर अ काइंड ऑफ कैपिटल गुड्स ओनली, लेकिन हम कैपिटल गुड्स उन गुड्स को बोलेंगे जो कि फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प करते हो। ठीक है, जो हमारे घर पर है वो किसी भी काइंड ऑफ प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर रहे, इसलिए हम उन्हें सीधा सीधा क्या बोलते हैं कि ये ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स है। ऑल राइट, देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। देखो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जो कि आई कैन से कि थोड़ा सा फेवरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जामिनर को पता नहीं ऐसा लगता है कि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज को अच्छे समझ लो कि जो सारे प्रोड्यूसर गुड्स है वो कैपिटल गुड्स नहीं होते। क्यों नहीं होते, देखो सिंपल सी चीज समझना, जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन से हैं, एक तो हो गए आपके कैपिटल गुड्स वाले टाइप के, ठीक है, जो कि लॉन्ग जो है ड्यूरेशन में आप लोग यूज करते हो, मतलब कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप उन्हें यूज कर सकते हो। एक होते हैं आपके पास में सिंगल यूज गुड्स। अब सिंगल यूज गुड्स कौन से हो गए, एग्जाम्पल सेम रखते हैं, एग्जाम्पल को चेंज नहीं करते हैं। टी का प्रोडक्शन हो रहा है तो इसमें सिंगल यूज गुड क्या हो गया, शुगर। ऑल राइट, इसमें कैपिटल गुड क्या हो गया, जो स्टोव आप यूज कर रहे हो, जिसके ऊपर जो है आप चाय बना रहे हो, ठीक है, दैट वुड बी व्हाट, दैट वुड बी योर कैपिटल गुड। अब ये जो कैपिटल गुड है वो तो कांस्टेंट है, लेकिन जो सिंगल यूज गुड है शुगर, आपने एक बार यूज किया वो खत्म हो गई, ठीक है, फिर आप दूसरी यूज करोगे वो खत्म हो जाएगी। तो इन दैट केस वी आर जस्ट सिंपली सेइंग कि ये जो है ये प्रोड्यूसर गुड तो है। प्रोड्यूसर गुड क्या होते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो इन सारे गुड्स को हम प्रोड्यूसर गुड्स बोलते हैं। तो शुगर जो है वो भी प्रोड्यूसर गुड में ही, लेकिन क्या शुगर कैपिटल गुड है, नहीं, शुगर जो है वो कैपिटल गुड नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ ना कि जो सारे कैपिटल गुड्स हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स तो हैं, लेकिन जो सारे प्रोड्यूसर गुड्स है वो कैपिटल गुड्स नहीं होंगे, क्योंकि कैपिटल गुड्स में हम इन सिंगल यूज गुड्स को नहीं इंक्लूड करते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, ठीक है। आई गेस जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया कि ऐसा हमने क्यों बोला है कि जो सारे प्रोड्यूसर गुड्स है वो कैपिटल गुड्स नहीं है, ठीक है। So it must be noted that all goods used by producer known as producer goods are not capital goods. Producer goods include two types of goods. First one is single use producer goods and second one is capital good. तो single use producer goods की बात करें तो it includes raw material like coal, wood, etc. They are not capital goods as they cannot be repeatedly used in production process, ठीक है।
ये जो है ये क्या है, ये कैपिटल गुड्स नहीं है, क्योंकि हम इन्हें जो है बार बार प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज नहीं कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स फिक्स्ड एसेट्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी which can be repeatedly used in production process. So it can be said that all capital goods are producer goods, but all producer goods are not capital goods. All right, so I guess this concept is clear to you all. फिर आते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन पर। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट को पढ़ ले। इन्वेस्टमेंट बेसिकली क्या होता है, इन्वेस्टमेंट या फिर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, जो कैपिटल स्टॉक है इकोनॉमी का उसमें एडिशन करना इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, इन इकोनॉमिक्स कैपिटल स्टॉक रिफर्स टू ऑल दी एसेट्स दैट हेल्प विथ प्रोडक्शन या इन प्रोडक्शन। ऑल राइट, तो जो है अगर हम इकोनॉमिक्स में कैपिटल स्टॉक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो सारे गुड्स जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें हम कैपिटल स्टॉक कहते हैं। तो जब हम कैपिटल स्टॉक में जो है एडिशन कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मेरे पास में 2 मशीनरीज ऑलरेडी है, मैंने तीसरी मशीनरी खरीदी, तो ये मैंने क्या किया, एडिशन इन कैपिटल स्टॉक। ऑलराइट, ये मेरा क्या था, ये मेरा इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट जो है वो 2 फॉर्म्स के हो सकते हैं, इट कैन बी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और इट कैन बी नेट इन्वेस्टमेंट। अब ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है उस चीज को समझ लें हम लोग। तो देखो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जब हम लोग बोल रहे हैं तो इज एडिशन टू स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन। जहां पर भी ऐसे कुछ टर्म्स आए ना आपके पास में, ग्रॉस, नेट, तो इसका मतलब इनके बीच में डेप्रिसिएशन का सिस्टम है। ठीक है, ग्रॉस में वो सारी चीजें इंक्लूडेड है जिसमें कि हम लोग डेप्रिसिएशन को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। मतलब कि जब हम ग्रॉस लेवल पर बात करते हैं तो हमने कोई भी डेप्रिसिएशन के अलाउंस को जो है कंसिडर नहीं किया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया कि मेरे पास में जो है 2 मशीनरीज है, 2 मशीनरीज हैं। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल, मैं बोल रही हूं कि मैंने जो है 50,000 की मशीनरी खरीदी थी। ऑलराइट, और आज भी वो 50,000 की है। ऑलराइट, मैं क्या बोल रही हूँ कि मैंने जो है 2 साल पहले 50,000 की मशीनरी खरीदी थी, आज मुझसे कोई उसकी वैल्यू पूछ रहा है, मैं उसको 50,000 ही बता रही हूँ। तो ये जो वैल्यू है ये इसकी ग्रॉस वैल्यू है। क्यों ग्रॉस वैल्यू है, क्योंकि मैंने इसमें जो है किसी भी काइंड से डेप्रिसिएशन को जो है माइनस नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पर डेप्रिसिएशन जरूर हुआ है, 2 साल जो है हो चुके हैं, तो डेप्रिसिएशन तो वहां पर हुआ ही है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर जो है गुड आप लो उसकी वैल्यू डिक्रीज होती रहती है विद टाइम। तो ये हो जाती है ग्रॉस वैल्यू, जहां पर हमने डेप्रिसिएशन का अलाउंस नहीं बनाया है। ठीक है, so these may be machines, tools and implements, buildings, office spaces, storehouses or infrastructure like roads, bridges. All the capital goods produced in a year do not constitute an addition to the capital stock already existing. ठीक है, so a significant part of current output of capital good goes in maintaining or replacing part of the existing stock of capital goods. Therefore, gross investment does not indicate the actual change in economy's stock of productive asset for the given year. ठीक है, जो आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने डेप्रिसिएशन की वैल्यू को एक्सक्लूड नहीं किया है। लेकिन क्या ये जो वैल्यू ये सही है क्या, नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। राइट, ये जो वैल्यू है ये सही नहीं है, हमें जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अलाउंस प्रोवाइड करना चाहिए। तो इसीलिए जो है ग्रॉस वैल्यूज जो होती है वो हम एक ट्रू इंडिकेटर नहीं मानते हैं। ऑलराइट, इसीलिए हम नेट वैल्यूज पर वर्क करते हैं। जो नेट वैल्यूज होती है वो हमें एक्चुअली में बताती है कि आपने कितना जो है एक ईयर में इन्वेस्टमेंट किया है या एक ईयर में कैपिटल स्टॉक में जो है एडिशन किया है। यह आपको नेट वैल्यूज जो है वो ज्यादा अच्छे से बताती है। ग्रॉस वैल्यूज क्यों नहीं बता रही है, क्योंकि यहाँ पर डिप्रिसिएशन का कोई प्रोविजन नहीं है, और जहां पर डिप्रिसिएशन का प्रोविजन नहीं है तो ये थोड़ा सा क्या हो गया आपके पास में मिसगाइडिंग जो है कंसेप्ट हो गया है। ऑल राइट, सो आई गेस दिस इज क्लियर। फिर जो है इसकी नेट जो है इन्वेस्टमेंट पर आए अगर हम लोग, तो नेट इन्वेस्टमेंट द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इज टर्म्ड एज नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है,
जो एक्चुअल एडिशन हुआ है कैपिटल स्टॉक में एक पर्टिकुलर ईयर में, उसे हम कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। सो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, नाउ व्हाट इज डेप्रिसिएशन? बेसिकली डेप्रिसिएशन के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, राइट? अगर आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा। इफ अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से तो उसे तो बहुत अच्छे से पता होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है, बट फॉर दोस्त जो कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग देख लेंगे डेप्रिसिएशन क्या है। तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली इसका जो है एक अल्टरनेटिव नेम हम बोल सकते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, देखो क्या होता है, जब हम किसी भी मशीनरी को या किसी भी कैपिटल गुड को यूज करते हैं तो उस यूसेज में वो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये जो वैल्यू डिक्रीज हुई है ना, उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, सो डेप्रिसिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस। ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, या फिर कोई एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस थे, दैट मींस एक्सपेक्टेड था कि ये चीज हो सकती है। ऑलराइट, तो अगर इन तीनों में से किसी भी चीज की वजह से अगर फिक्स्ड एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ऑलराइट, ग्रॉस वैल्यू इज इक्वल्स टू नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो जो चीज मैंने आपको बोली कि ग्रॉस और नेट के बीच में क्या है, डेप्रिसिएशन है। ठीक है, तो वही अगर आप नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर दोगे तो ग्रॉस मिल जाएगा, ग्रॉस में अगर आप डेप्रिसिएशन को डिडक्ट कर दोगे तो नेट मिल जाएगा, और अगर ग्रॉस माइनस नेट कर दोगे तो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक, डेप्रिसिएशन के और भी अल्टरनेटिव नेम होते हैं, लाइक एक होता है आपका कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देन यू हैव करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। अब ये नाम ऐसे क्यों है उसकी थ्योरी पर हमें नहीं जाना है, हमें अकाउंटेंसी पढ़नी नहीं है, इकोनॉमिक्स पर रहते हैं। नेम्स आप लोगों को याद रखना ही है, रीजन बीइंग कि जब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो जरूरी नहीं है आपसे जो है क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ही आपको लिखा हुआ मिले, उसकी जगह पर इन चारों में से कोई भी टर्म लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो वहां पर जो है आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन है, इसलिए नाम जो है आप लोगों को याद रखने हैं सारे। ठीक है, देन डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज मेनली ड्यू टू 3 रीजंस। क्या रीजंस है? एक तो नॉर्मल वेयर एंड टेयर, जो कंटिन्यूअस उस पर हम लोग वर्क करते हैं उसकी वजह से जो है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीजेस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड वैल्यू। ऑल राइट, देन कम्स पैसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ में भी जो है वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। सो वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आल्सो डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम even if they are not being put to use in business. Natural factors like rain, wind, weather etc contribute to the fall in their values. ठीक है, तो अगर फिक्स्ड एसेट हम लोग यूज ना भी कर रहे हैं ना तो भी उनकी वैल्यू क्या होती है, उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये जो है ये विद पैसेज ऑफ टाइम ये चीज होती ही है, ये मतलब लाइक ये चीजें ऐसी है जो कि आपको एक्सेप्ट करनी ही है। एंड इवन अगर आप लोग आपके घर में भी देखोगे तो यू कैन लाइक एक्सपीरियंस कि हाँ एक्चुअल में ये सारी चीजें होती है। देन उसके बाद में कुछ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस आ गए, जैसे कि वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आल्सो डिक्रीजेस ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, दैट इज लॉस इन वैल्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस पता था कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है, पता नहीं था इन द सेंस वी कैन से कि ये एक्सपेक्टेड है कि हाँ ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, अगर उसकी वजह से कोई भी फॉल इन वैल्यू होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे डेप्रिसिएशन बोलेंगे। तो अगर इन तीनों रीजंस की वजह से, इन तीनों रीजंस में से किसी के भी वजह से अगर जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, देन आते हैं एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस पर। अब देखो एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस को पढ़ने के पीछे का रीजन ये है कि देयर आर टू टर्म्स, वन इज डेप्रिसिएशन एंड वन इज कैपिटल लॉस। तो डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो जब हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस की बात कर रहे हैं तो इसमें हम क्या बोलेंगे, दिस ऑकर्स ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और change in demand for goods and services. As expected obsolescence is an expected loss, it is managed by making provisions for depreciation reserve fund. ठीक है, expected obsolescence क्या है, expected obsolescence जो है वो एक expected loss है
कि हाँ ये चीज हो सकती है। तो जब हमें पता होता है कि कुछ चीज हो सकती है तो उसकी जो है प्रिपरेशन हम पहले से करके रखते हैं। तो जो हो सकता है उसके लिए हमने क्या किया है, उसके लिए जो है हमने डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के रखा है कि जब भी उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू फॉल हो जाएगी या वो बिल्कुल भी यूज करने लायक नहीं रहेगा, तब इस फंड को यूज कर कर हम जो है उसमें रिपेयर या फिर न्यू मशीनरी जो है वो परचेज करेंगे। ठीक है, जब हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस की बात करते हैं तो दिस ऑकर्स ड्यू टू natural calamities like earthquake, floods, etc. or due to thefts, accidents, etc. Loss of value of fixed asset due to unexpected obsolescence is termed as capital loss. ठीक है, जब भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस की वजह से आपकी जो है फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू अगर फॉल होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं। जो अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, अब हमने थोड़े ना सोच के रखा था कि अच्छा अर्थक्वेक आ जाएगा, हमने थोड़े ना सोचा था कि फैक्ट्री में आग लग जाएगी, ठीक है, या चोरी हो जाएगी, तो दैट इज व्हाट दीज आर अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस, कि हमने ये चीजें नहीं सोची है। ऑल राइट, और जब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंसेस की वजह से कोई भी काइंड ऑफ जो है फॉल इन जो है वैल्यू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं। ऑल राइट, देन कम्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि बेसिकली हमें हेल्प करेगा इन आर न्यूमेरिकल्स, तो ये क्या होता है इसे समझ लें। नेट इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। देखो दो टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि आपकी इनकम पर लगाया जाए, ठीक है, उस पर्टिकुलर टैक्स को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पर जो है लगाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल आप लो तो इनकम टैक्स, ठीक है। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज पर जो भी टैक्स लगाए जाते हैं हम उन्हें इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें से जब हम सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तो दैट विल गिव अस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमें हमारी कैलकुलेशन में हेल्प करता है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड वेरियस एग्रीगेट्स। तो इसलिए यहाँ पर जो है इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं बस कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को कैसे क्या फाइंड आउट करना होता है। बाकी इसका जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। देन कम्स टू फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। अब देखो फैक्टर कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस क्या होता है, आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं स्टूडेंट्स, वो या तो फैक्टर कॉस्ट पर उनकी प्राइस बताई जाएगी या फिर मार्केट प्राइस पर। फैक्टर कॉस्ट पर प्राइस बताने का मतलब ये है कि जब तक आपने इसमें टैक्सेस सब्सिडीज को इंक्लूड नहीं किया है तब तक कितना कॉस्ट लग रहा है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। दैट मीन्स उसको बनाने में कितना कॉस्ट लगा है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब वो पर्टिकुलर गुड मार्केट में आता है तो उसके प्राइस जो है जितना उसके बनाने में लगा उससे बढ़ जाता है, ठीक है। अब वो जो प्राइस है उसमें सारी चीजें हैं, ट्रांसपोर्टेशन, ये वो सब कुछ रहता है। तो जब हम किसी भी पर्टिकुलर गुड के जो है कॉस्ट में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं तो वो आपका मार्केट प्राइस बनता है, और अगर हम नहीं इंक्लूड करते तो वो आपका फैक्टर कॉस्ट रहता है, ठीक है। जैसे कि फैक्टर कॉस्ट बोलें तो इट रिफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो जितना भी जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट किया है, मतलब कि इन शॉर्ट कि कॉस्ट कितना लगा है, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, वो अगर प्राइस हम बताएं तो दैट वुड बी फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, इट रिफर्स टू द प्राइस एट व्हिच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। अब ये चीज तो हमें पता है ना, कॉस्ट से ज्यादा हमें जो है मार्केट में प्राइस मिलता है, तो वो जो मार्केट में हमें जो प्राइस मिल रहा है दैट इज टर्म्ड एज मार्केट प्राइस, ठीक है। फाइंड आउट कैसे करोगे, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर जो है इसका अपोजिट हमें निकालना है दैट इज फैक्टर कॉस्ट, अगर हमें निकालना है तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर देंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट कर दोगे तो आपके पास में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आ जाएंगे। ऑल राइट, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने में हेल्प आता है, एंड मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने की जो है उसमें यूज होता है, ठीक है। देन आते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम
अब्रॉड पर। नाउ व्हाट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? नाम से समझ में आ गया है, पहला तो ये फैक्टर इनकम है, कहां से आई है? अब्रॉड से आई है, ठीक है। और नेट यहाँ पर लगाया गया है, नेट लगाया गया है मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ माइनस तो हुआ ही हुआ है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सी चीज है स्टूडेंट्स, जो फैक्टर इनकम है वो ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ अब्रॉड से आती है, हम अब्रॉड भेजते भी तो हैं, ठीक है। तो जब आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है, ठीक है, उसमें से अगर हम माइनस कर दें क्या, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? NFIA, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। दैट मींस पे वे करने के बाद में हमारे पास में कितना बचा है, वो हो जाएगी आपकी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑल राइट, सो इट रिफर्स टू द difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world। अब factor income क्या होती है उस चीज को तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So NFIA is equals to factor income from abroad minus factor income paid abroad, ठीक है। बस उसके नाम से ही समझ जाओ कि आपकी उसके पूरे का मतलब क्या है। Then NFIA can be positive, negative और zero। NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये कैसे पॉसिबल है? अगर मान लो आपकी जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो ज्यादा है आपके फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड में, तो ये इसका आंसर जो है क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। मान लो अगर आपकी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है, किससे? जो आपने पेमेंट की है अब्रॉड में उससे, तो आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, क्योंकि आपने रिसीव कम किया है और आप पे ज्यादा कर रहे हो। अगर मान लो ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? जीरो आ जाएगा, राइट। कि जितना आपको मिला है उतना आपने दिया भी है, तो क्या हो गया? आंसर जीरो आ गया, बैलेंस आ गया। तो NFIA पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, या फिर जीरो हो सकती है। ऑल राइट, अब NFIA के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या है ये कंपोनेंट्स? सो देयर आर थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। फर्स्ट इज नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, second is net income from property and entrepreneurship, and third is net retained earnings, ठीक है। सबसे पहले आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज पर। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कुछ बाहर के लोग हैं जो कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क कर रहे हैं, कुछ हमारे लोग हैं जो बाहर की डोमेस्टिक टेरिटरी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है दोनों साइड पर कंपनसेशन तो पे करना है, हमें भी कंपनसेशन देना है उन लोगों को जो कि बाहर के हमारे पास में वर्क कर रहे हैं, और जो हमारे वाले बाहर वर्क कर रहे हैं उन्हें भी कंपनसेशन दिया जाएगा। तो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या हो गया कि कितना जो है कंपनसेशन हमें मिला है उसमें से माइनस कर दो कितना हमने दिया है, ठीक है। कितना हमने रिसीव किया उसमें से माइनस कर दो कितना हमने उन्हें पे किया है, तो आपके पास में नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज आ जाएगा। उसके बाद में नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब बहुत नॉर्मल सी चीज है कि हमारे जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने जो है प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद कर रखी है कहीं पर अब्रॉड में। जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने जो है प्रॉपर्टीज वगैरह खरीद कर रखी है कहाँ पर? इंडिया में। अब इनसे क्या आता है? रेंट वगैरह जनरेट होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप जो हो क्या हो, आप जो एक एंटरप्रेन्योर और उससे जो है आपको क्या मिल रही है? इनकम वगैरह आप रिसीव कर रहे हो। तो कितना आपको मिला उसमें से आप माइनस कर दो कितना आपने पे किया, ठीक है। तो आपके पास में नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप आ जाएगा। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स आर बेसिकली सेविंग्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है कितनी जो है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स रहेगी उसे भी हम लोग क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आप लोगों के पास में क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होता है, अगर नहीं गिवन होता है तो कुछ इस वे से गिवन होता है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे दी, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे दी, अब आप फाइंड आउट कर लो। लेकिन कभी ये केस भी हो सकता है ये वाला कि आपके पास में गिवन हो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। हो सकता है ये तीनों गिवन हो और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड डायरेक्टली ना गिवन हो। तो इसके लिए जो है हमें ये पर्टिकुलर चीज भी पता होना चाहिए कि ये तीनों जो है ये आपके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के क्या है? कंपोनेंट्स हैं। ऑल राइट, सो आई गेस NFIA का कंसेप्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू। देन आ जाते हैं इसका जो इस पर्टिकुलर वीडियो का जो लास्ट टॉपिक रहेगा, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो, जहां पर बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है बट बहुत ही इजी सा टॉपिक है। देख लेते हैं कि स्टॉक और फ्लो होता क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग विथ स्टॉक। Stock variables are defined as any quantity which is measured at a particular point of time, ठीक है।
यहाँ पर जो याद रखना है वो ये पर्टिकुलर कंसेप्ट कि स्टॉक जो है, स्टॉक वेरिएबल्स जो होते हैं वो कोई भी पर्टिकुलर जो है क्वांटिटी है जिससे हम लोग किस जो है सेंस में मेजर करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के सेंस में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूं कि 30th ऑफ जून को कितना जो है हमारे पास में कार का स्टॉक था, तो दैट इज व्हाट कि 30th जून को कार कितनी है हमारे पास में, विथ नंबर हमें बताना है। ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं हम। अगर मैं बोल दूं कि थ्रू आउट द ईयर कितना है कार का प्रोडक्शन, तो वो हो जाता है आपका फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, जो फ्लो कंसेप्ट होता है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है मेजर की जाती है उसमें चीजें। ठीक है, तो जो फ्लो जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें हम एक लॉन्ग टाइम पीरियड, आप ऐसे याद रख लो, स्टॉक में क्या है कि मुझे इस पर्टिकुलर टाइम का ही बताओ। ऑलराइट, ये वाला जो इस पर्टिकुलर सेंस में हम जो भी चीजें मेजर करते हैं दे आर टर्म्ड एज स्टॉक वेरिएबल्स। सो अगर एग्जांपल लो, नंबर ऑफ मशीन्स इन प्लांट, अगर किसी ने पूछा नंबर ऑफ मशीन्स इन प्लांट, तो हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि अच्छा एक साल में जो है इतनी थी, इतनी है, या ये कितनी है एट प्रेजेंट, कितनी है हम उतनी बता देंगे। या फिर किसी पर्टिकुलर टाइम या किसी पर्टिकुलर डेट का पूछ रहे हैं तो हम उस हिसाब से बता देंगे। ठीक है, अमाउंट इन द बैंक, अमाउंट इन द बैंक अकाउंट ऑन अ स्पेसिफिक डेट। ठीक है, एक स्पेसिफिक डेट पर आपके जो है बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है, दैट इज व्हाट, दैट इज स्टॉक कंसेप्ट। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज एट 31st मार्च 2014, 31st ऑफ मार्च 2014 को पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, तो ये क्या है, स्टॉक है। अगर मैं बोलूं कि इन द ईयर 2014 पॉपुलेशन कितनी है इंडिया, पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया की, तो वो हो जाएगा आपका फ्लो कंसेप्ट। ठीक है, देन फ्लो पर आए तो फ्लो वेरिएबल्स आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लोज आर चेंजेस इन स्टॉक व्हिच कैन बी मेजर्ड ओवर स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, ये जो है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर हम बात करें। ठीक है, कोई भी जो है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की हम लोग बात करते हैं। सो एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2014, यहाँ पर हमने एक डेट बता दी, यहाँ पर हमने पूरा क्या बता दिया, मंथ बता दिया। मनी इन द बैंक अकाउंट ड्यूरिंग अगस्त 2014। ठीक है, सो दीज आर व्हाट, दीज आर फ्लो कंसेप्ट्स। अब अगर आप लोगों के पास में स्पेसिफिकली दिया हो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हो, तो आप बहुत ही क्लियरली बता सकते हो कि क्या स्टॉक होगा और क्या फ्लो होगा। ठीक है, उसके अपार्ट कभी कभी ये होता है कि हमसे बहुत स्पेसिफिक चीजें पूछी जाती है कि अच्छा बताओ सेविंग्स जो है वो स्टॉक होता है या फ्लो होता है, कैपिटल जो है वो स्टॉक होता है या फ्लो होता है। तो ऐसे में हर एक चीज को याद रखना इज नॉट पॉसिबल। तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे स्टूडेंट्स, देखो सिंपल सी चीज है, थोड़ा सा जो है वहां पर अपना माइंड लगाना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना, और ये देखना कि अगर हम बोल रहे हैं सेविंग्स, तो सेविंग्स को हम एक दिन की बताते हैं, एक मंथ की बताते हैं, कैसे बताते हैं। अब सिंपल सी चीज है, अगर आपसे कोई पूछेगा आपके पास में सेविंग्स कितनी है, तो आप ये कभी नहीं बोलोगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरी सेविंग्स इतनी है। आप ये बताओगे कि अच्छा ठीक है थ्रू आउट द मंथ हमने इतना सेव कर लिया, थ्रू आउट दी वीक हमने इतना सेव कर लिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट सेविंग क्या बता रहा है कि आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये आपका क्या वी वुड से कि फ्लो हो जाता है। ठीक है, फ्लो कंसेप्ट हो जाता है। तो इसी वे में कौन सा पर्टिकुलर वेरिएबल फ्लो में जाएगा, कौन सा स्टॉक में जाएगा, उसमें बेसिकली आपको यही देखना है कि उसका जो मेजरमेंट है आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम करते हो या आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम करते हो। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट स्टॉक एंड फ्लो इज, एंड आई होप सो कि आप लोगों को जो है ये क्लियर भी हो गया होगा। सो विद दिस, ये जो वेरियस बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स थे हम उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं। चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, चैप्टर अभी बचा हुआ है जिसे हम आगे आने वाले पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। आई होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड इसी के जैसे और भी वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल। ऑल्सो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अन अकेडमी ऐप, जहां पर आपको और भी एक्सटेंडेड फीचर्स को एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है। फीचर्स लाइक आप लोगों के पास में जो है चांस है रियल टाइम इंटरैक्शन करने का चांस है, और आई वुड से ऑप्शन है कि आप रियल टाइम इंटरैक्शन कर सकते हो यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज। यू कैन आस्क क्वेश्चंस यूजिंग क्वेश्चन टैब, यू कैन हैव लाइव पोल ऑप्शन फॉर क्विज। ऑल्सो आप लोगों के पास में चांस है टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। ये सारे फीचर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यू कैन यूज कोड साक्षी वी।
ऑल्सो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलेंगे, जो नोट्स हैं वो भी मिलेंगे, साथ ही साथ अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो वो भी आप लोग वहां पर पुट कर सकते हैं। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी, और अभी तक ये जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं, ये सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। हम लोग जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें हम लोग इसका जो पार्ट 2 है, अब हमारे इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसे कवर करेंगे।